जबरदस्ती कि हाँ भाई क्यों नहीं देता, नहीं तो फिर आप पजल हो जाओगे बहुत ज्यादा। सर एक टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा है। बोलो क्या है सर क्वेश्चन में? 16th क्वेश्चन है ना सर, एक्चुअली रिएक्शन गिवन है और हमें मैकेनिज्म बताना है। रिएक्शन गिवन है, मैकेनिज्म बताना है। यस सर, कौन सा है? अच्छा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं, सब लोग लिखे तब तक। कहां तक हमने किया था? बैक बॉन्डिंग हो गई थी? बैक बॉन्डिंग हो गई थी बेटे? हेलो, यस सर। लास्ट हमने कहां तक किया था? बोरेक्स कर लिया था? नो सर, ये नहीं हुआ था। हाँ, तो बोरेक्स से स्टार्ट करो, आपके पैकेज में भी होगा पेज नंबर 111 पे। बोरेक्स। अच्छा, इसमें क्या पूछना था बेटे? राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही ना? सर जैसे यस सर, तो जैसे इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी गिवन है सर, और डायरेक्ट हमारे पास CN लग रहा है, तो हमने इसको ये SN1 क्यों नहीं हुआ सर? बेटे 1 डिग्री है, सबस्ट्रेट चेक कर, 1 डिग्री है। 1 डिग्री कभी भी SN1 देगा ही नहीं जब तक कि उसके बीटा पोजीशन पे टर्सरी ग्रुप ना लगा हो, SN1 नहीं देगा। SN1 का ऑर्डर आपको अगर याद हो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 का ऑर्डर था 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो मैंने आपको बताया होगा कि 1 डिग्री हमेशा क्या देता है? SN1, और 3 डिग्री 1 डिग्री SN2 और 3 डिग्री SN1 मोस्टली। तो सर जैसे क्वेश्चन में वैसे अगर ये SN1 होता तो सर ये 2 स्टेप हमें गिवन होता है क्वेश्चन में कि जैसे ये एक स्टेप में हो रहा है, गिवन होता, फिर आप पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनाते और दूसरे स्टेप में साइनाइड अटैक करते। इसमें क्या है, एक ही स्टेप में होगा, ट्रांजिशन स्टेट के वाया रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके सर। हाँ, उसी स्टेप में साइनाइड अटैक भी करेगा और उसी स्टेप पे ब्रोमीन निकलेगा। मैंने आपको चोर वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक कदम चोर का बाहर, चोर का अंदर और मालिक का एक कदम बाहर, वो ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा, इसके बारे में आप लोग ग्रुप पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था छोटी सी चीज के लिए इतना क्यों डिस्कशन कर रहे हो आप लोग? अभी समझ आया या नहीं आया? आगे सर। सर मिथाइलेटेड अल्कोहल क्या होता है? अरे मिथाइलेटेड अल्कोहल का मतलब क्या? एडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा था क्या? यस सर, जो उसमें एक दिया हुआ था, इथेनॉल कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ मिथेनॉल। फिर पूछा क्या था? सर मिथाइलेटेड अल्कोहल था, मतलब कौन है, तो कुछ मतलब लिखा हुआ था 100% प्योर अल्कोहल। दूसरा ऑप्शन था इट इज ए मिक्सचर ऑफ 95.8% इथेनॉल एंड 4.2% वाटर। और एक ये भी ऑप्शन था इथेनॉल कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ मिथेनॉल, और उसके बाद ऑल ऑफ, मतलब चारों ऑप्शन सही है। अच्छा, ऑल ऑफ दीज भी था? यस सर। तो मिथाइलेटेड अल्कोहल का मतलब वही हो गया ना बेटे, जिसके अल्कोहल में इम्प्योरिटी के फॉर्म में आपको मिथाइल मिल जाए। ठीक है? ओके सर। हाँ, नोट हो गया ये? बोरेक्स बना लिया? सर सॉरी सर, उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि क्लास कभी डॉट क्लास कभी और लगा लेना, और फिजिक्स वाले सर लिए भी नहीं क्लास। और हाँ, वो मैंने बाद में देखा कि भाई आपकी क्लास भी नहीं हुई और आप लोगों ने मेरी भी कैंसिल कर दी, और RM10 की भी मैंने कैंसिल कर दी। फिर सर गुस्सा होने लगे थे कि सर ने बोला था, इसलिए तो हमने आपसे बोला। सर ने एंड मोमेंट पे मना कर दिया सर। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं, लेकिन चलो अब आपका ऑफलाइन डाउट क्लास अलाउ हो रहा है ना? कब से सर? सैटरडे संडे से। यही सैटरडे संडे सर? संडे में आ सकते हैं सर? हाँ, सैटरडे संडे में आप डाउट के लिए आ सकते हो। थैंक यू सर। लेकिन अभी मेरे कहने से नहीं, ऑफिशियली अनाउंस होगा तब आना, ऐसे मत आ जाना।
कह दिया सर, ऑफिशियली हो गया मतलब। नहीं ऐसा नहीं होता है ना, तो वो होगा, मतलब अभी आपको शेड्यूल मिल जाएगा। तो सर ऑनलाइन मतलब डॉट क्लास आप नहीं लोगे जैसे मतलब नहीं ले लेंगे बेटे, जो बच्चा बिहार में बैठा है, यूपी में बैठा है, वो वहां से डाउट लेने आएगा मेरे से। वो तो मर्जी है बच्चे का, कई बार आप लोग का घूमने का भी मन कहता है ना, तो चलो आउटिंग हो जाएगी एक। गया ये? अरे क्या कर रहे हो, कौन से स्पीड से बना रहे हो भाई? यस सर, बन गया। सर बन। अब जरा देखो इस बोरेक्स का फॉर्मूला, तो बोरेक्स का फॉर्मूला आई थिंक याद भी होगा, है ना। इस पे देखना, दो बोरॉन ऐसे जिसपे हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा, ऊपर और नीचे वाला। दो बोरॉन ऐसे जिसपे sp3 मिलेगा, ठीक है। BOB बॉन्ड देखो कितने हैं, नीचे लिखा होगा 5 BOB बॉन्ड, है ना। अब B सिंगल बॉन्ड O काउंट करो जरा, तो B सिंगल बॉन्ड O 14। तो वो जस्ट ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सब पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, ये भी है। N फैक्टर इसका 2 आएगा, N फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, क्योंकि 2 सोडियम है ना। सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव लेते थे ना N फैक्टर, तो ये हो जाएगा। अब ये आई थिंक सबने बना लिया होगा। अब आगे चलते हैं, ये इक्वेशन नोट करो। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है। देखो ये समझ आ रहा है स्टेप। अच्छा, इस सैटरडे या संडे में डाउट क्लास जरूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि डाउट कलेक्ट सर बहुत सारे डाउट हो गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर के लगाओगे? आई थिंक मैं सोच रहा हूँ संडे को लगा देता हूँ। ठीक है सर, अभी बता दो आप, मतलब बता देना क्लास में। हाँ, तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि इस बार 4 क्लास हो 3 क्लास हो, मेरे से मत कहना, मैं डाउट क्लास लगा दूंगा। नहीं बोलेंगे, वो तो मेरे से गलती हो गया था कि मैं सर इसलिए। किस चैप्टर की डाउट क्लास होगी सर? हाइड्रोकार्बन कर लेंगे और अल्काइल हैलाइड का कर लेंगे, है ना। क्योंकि बहुत दिन हो गए डाउट लिए नहीं, और आप लोग ग्रुप पे लगे रहते हो, तो मैं देखता हूँ तो कोई बहुत परेशान हो रहे हो आप लोग। टेस्ट सभी का अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, बहुत इजी था। ठीक, इजी तभी होता है जब आपने मेहनत कर रखी होती बेटे। नहीं सर, बहुत बेसिक था, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो फुल मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो फायदा। हाँ, ये हो गया। फैन मत चलाओ ना, आवाज करेगा। रहने दो, जब जरूरत होगी तो मैं चला दूँ। ओके। हाँ, बोरेक्स अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो NaOH बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और बोरिक एसिड वीक एसिड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में किया होगा, अगर आपको याद आ रहा है। तो नेट रिजल्ट स्ट्रॉन्ग वाले का आएगा और ये बेसिक होगा। और ये हीटिंग इफेक्ट है, अगर हीट करोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा। और फर्दर हीट कर दोगे तो बोरेक्स बेड टेस्ट के लिए यूज होता है, ग्लासी मास होता है ये। सोडियम मेटाबोरेट इसको कहते हैं, सोडियम मेटाबोरेट, और ये बोरिक एनहाइड्राइड, इन दोनों के मिक्सचर को ग्लासी मास कहते हैं। अब ये जो बोरेक्स बेड टेस्ट है, आपने अगर फाइल बनाई हो, प्रैक्टिकल फाइल, तो उसमें ये बोरेक्स बेड टेस्ट आता था, प्रिलिमिनरी टेस्ट में होता था। तो जैसे कोई भी ऑक्साइड है, एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो कॉपर मेटाबोरेट बनाएगा, ये ब्लू कलर का होगा, और फिर रिड्यूस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 में कौन सा यूज होता है, तो आप बताओगे B2O3 यूज होता है ओनली।
और डिफरेंट डिफरेंट मेटल जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा, जैसे कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। सर ये कलर्स याद करने हैं? हाँ बेटे, बोरेक्स बेड टेस्ट के कलर याद करने पड़ेंगे आपको। अरे ये 2-3 मेटल ही तो हैं। कॉपर तो वैसे भी ब्लू विट्रॉल आप वैसे ही याद रखोगे, तो इतना तो नहीं डरना चाहिए, है ना। तो कोबाल्ट कहाँ से आया? कोबाल्ट कहां से नहीं आया है, वो तो जहां पे कॉपर ऑक्साइड लिए हो वहीं पे कोबाल्ट ऑक्साइड ले लोगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अच्छा ये कार्बन मोनोऑक्साइड रहा होगा यार, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कार्बन है ना रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो एक साथ तो आपको दिख रहा होगा। स्लाइड आगे करूं बेटे? यस सर। अब आ जाओ बोरिक एसिड। अच्छा ये देखो, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, बोरिक एसिड का n फैक्टर 1 होता है। याद करो आप मोल कॉन्सेप्ट को। यस सर। भूले नहीं होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बोरिक एसिड मोनोप्रोटिक है और लुईस एसिड, La मींस लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आई थिंक इसमें कुछ नया नहीं है, आप समझ सकते हो। इनऑर्गेनिक में ज्यादातर चीजें रिपीट होंगी, तो ऑर्गेनिक तक ही ज्यादा कष्ट है आपको। ऑर्गेनिक एक बार अच्छी कर लो, आई थिंक लगे हुए हो आप लोग, हो भी जाएगा। ये वेडनेसडे हमारा खराब चला गया, क्लास ही नहीं हो पाई, ये तो मैं 3 घंटे लगा देता। होली अच्छी रही आप लोगों की बच्चों? यस सर। बोर हो गए। बोर हो गए तो मुझे बताए होते, मैं क्लास लगा देता। सर वैसे आप ही का चैप्टर पर मतलब सब्जेक्ट पढ़े उससे। नहीं, वो तो जिसकी क्लास चल रही है उसी का सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, है ना। अगर किसी और क्लास में होते तो बोलते ये सब्जेक्ट पढ़ा था। नो सर। चलो, पढ़ा था ये मैटर करता है बेटे, कुछ भी पढ़ो। कल एक बच्ची आई थी और वो उसको क्लास में आगे ऐसे घूमते घूमते, वो MBBS कर रही थी, तो मैंने कहा बच्चों को कुछ टिप्स दो इसको, बच्चों को। उसने क्या किया, NCERT का एक फोटोग्राफ पूछ लिया कि ये किस पेज पे है और किस साइड है। पूरी क्लास यूं बैठी की बैठी रह गई, +2 वाले थे, उनको यही नहीं याद था कि फोटो किस पेज पे था इस बंदे का। कुछ जोलॉजी का था, है ना, फर्स्ट चैप्टर का उसने पूछा था, आई थिंक +1 के। तो सर पेज कैसे बता सकते हैं सर, मतलब फोटो तो बता भी दे, पेज बताना तो नहीं, पेज नंबर नहीं। उसने कहा कि मतलब राइट साइड वाले पेज पे या लेफ्ट पे है, ऊपर है या नीचे है, बस ये पूछा था उसने। तो उसने बताया कि अगर आप NCERT ऐसे पढ़ो कि आपको एक एक पेज पे कौन सा फिगर कितने डिस्टेंस पे है, इसका मतलब तब आपने NCERT पढ़ी है। और सच बताऊं तो पूरी क्लास बैठी की बैठी रह गई और किसी बच्चे ने सही से आंसर नहीं किया। कहती है ऐसे NCERT पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आना सारा क्वेश्चन NCERT से ही है बायो में। यस सर। आप लोग वो जो पलटते हो ना पेज यूं वाला, वो बहुत डेंजरस है। हमेशा आपको लगेगा NCERT खोलते ही मुझे आता है, सब आता है। तो बहुत अच्छी बात उसने बता के गई बच्चों को, छोटी से एग्जाम्पल से, और मजाक ही करते रह गई वो 15-20 मिनट। और उसने बीच में एक क्वेश्चन पूछा, सारे बैठे रह गए। बताओ सर आपने सही किया, हमें भी बता दिया। नहीं तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं बेटे कि आप NCERT को इतना फोकस होके पढ़ो ना। अब ज्यादातर बच्चों को कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फिगर क्या है वो ध्यान ही नहीं देते बच्चे, ठीक है।
तो कहने का मतलब फिर इसका मतलब लैकअप रह गया ना कहीं, कमी रह गई ना। यस। तो मतलब वाकई में एनसीईआरटी जो कहा जाता है कि भाई एनसीईआरटी से आया था, आता उसी से है, लेकिन वो हमें याद नहीं रहती, लाइन बाय लाइन याद रहनी चाहिए। अब आप सोचो कैसे वो याद रहेगी, वो सोचो आप। होपफुली बना ले। ये बोरिक एसिड का है फॉर्मूला, ये आई थिंक यहां कट गया है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। मैं इसको दूसरे पेज पे बना दूं क्या? 2 बोरिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा उसको आप छोड़ दो, वो मैं अभी बना देता हूं, आप तब तक नीचे ये लिख लो मेटाबोरिक। ये बनाना बॉन्डिंग वाला मत करना अभी, ये मेटाबोरिक वाले का। सर ऊपर वाले फिगर नहीं बनाना अभी? नहीं, आप बना लोगे, इसको देख के समझ जाओगे कैसे बनाना है। सर पर यहाँ पे ओ होना चाहिए ना, ऊपर एच और ओ, इधर दोनों साइड ओ एच एच। वो मैं समझ गया, कुछ फॉल्ट हुआ है पेज कटने की वजह से, है ना। एक्चुअली में इसका OH आ गया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मैं दोबारा बना देता हूं, नहीं तो ऐसे कैसे जान पाओगे। ये देख रहा हूं मैं +1 वालों का इन फैक्टर पढ़ा रहा हूं। बोरिक एसिड ये होता है। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन मैंने किया हुआ था, वो कट गया अभी से। फोन आपके पैकेज में भी बना होगा, पेज नंबर 112 पे बना है। पीछे वाला दिखा दो रिएक्शन। पहले इसको बना ले दो ना सबको। ये बन गया सभी का? यस सर। यस सर। ये लो, बोरिक एसिड को हीट करोगे तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा, फर्दर उसे हीट करोगे तो टेट्राबोरिक एसिड बनेगा, फर्दर हीट करोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि क्या हीट करेंगे तो पहले क्या बनेगा, फिर और हीट करेंगे तो क्या बनेगा। अब आ जाओ बनाना बॉन्डिंग पे। नोट कर लिया वो? यस सर। आप देखो आपके पैकेज में पेज नंबर 112 पे बनाना बॉन्डिंग होगा, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, बनाना बॉन्डिंग। इसको नोट करो, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ऐसे नहीं तो समझ नहीं आता।
टर्मिनल बॉन्ड्स। बन के क्या? नोट कर रहे हो? आज बड़े शांत शांत से लग रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सदमे में हो क्या? नो सर, लिख रहे हैं। जी हाँ, आप अपने पैकेज में भी देख लो ना, 97 है बेटे, वो आउट ऑफ प्लेन है ना। हाँ, वो सही से 7 नहीं दिख रहा है ना। मेरी हैंड राइटिंग मुझे ही लास्ट में नहीं समझ आती क्या लिखा था मैंने। सर लिख लिया। और कुछ है? और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। अब देखो, बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट, बट बोरॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। तो इसीलिए देखो कि बोरॉन आपके पास जो डाई बोरेन है वो B2S6 है, तो इसने 6 मतलब 3 बॉन्ड बना रखे एक बोरॉन ने, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इस पे कितना आएगा? sp2। sp2 का मतलब क्या हुआ? ये s, ये p और ये p, ये तो चला जाएगा sp2 बनाने में।
एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा ना इसके पास, याद रखना बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, इसी को डाइबोरेन बोलते हैं। तो अब यहां पे ये देखो, मैंने आपको ये बताया होगा कि ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा। हालांकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट स्टिल वो बॉन्ड बनाएगा, इसी को बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक लार्ज लोब होता था और एक स्मॉल लोब होता था, याद करो। जब भी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आई थिंक याद होगी, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप, साइज एंड इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना। तो वो प्रोसेस सारा कुछ समझाया होगा। तो इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, देखो 1 2 3, हर एक का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2, और एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, उसको बोलेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल। अब जरा यहां से देखो, मैं वो बनाता हूं ऑर्बिटल कौन से। बोरॉन के पास 3 ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड के। ये हो गए हाइब्रिड। पता कैसे चलेगा, लोब के अंदर लोब बना देना तो पता चल जाएगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में। ऐसे ही दूसरा बोरॉन जो आप बनाओगे उसमें भी यही चीज है, 3 ऑर्बिटल्स आप बनाओगे जो कि हाइब्रिड होंगे, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोब के अंदर लोब होगा। ये तो हुआ हाइब्रिड। अब मैंने कहा एक ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट p है। वैकेंट p ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में डिफरेंस आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर लोब के अंदर लोब नहीं रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक। ये हो गया। अब आप समझना थोड़ा सा यहां पे कि ये मैं इन चारों हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। ऐसे हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल या सर्कुलर। तो ये हाइड्रोजन यहां पे ओवरलैप कर रहा है, यहां पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, यहां पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, और यहां पे हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन बनाऊं तो ये चीज मैंने अभी बनाई है, ये चीज। अब ये देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया 4। अब पूछेगा ये जो सिग्मा बॉन्ड बना ये किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, ये बता दो। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। ठीक ठाक हो आप लोग? यस सर। इतनी गहन मुद्रा में क्यों चले जाते हो? मुझे लगता है सो गया ना, हाँ ना हूं, कुछ नहीं, मतलब है कहीं खोए हुए हो लगता है। तो उससे पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। सर अप्रैल आ गया, अब थोड़ा ही टाइम बचा है, थोड़ा सीरियस हो रहे। अरे तो सीरियस होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि मुंह बनाने से सीरियस हो जाएगा इंसान। नहीं सर, आप देख थोड़े न रहे हो, मतलब समझ रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। ये तो अच्छी बात है कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, नहीं तो मुझे पता चल जाता कि कितने लोग नोट्स नहीं बनाते, है ना। अब जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन आएगा डाउट पूछने, वो पहले कॉपी भी साथ लेके आएगा, है ना। नोट्स अगर मतलब ऑर्गेनिक ये वाले चैप्टर का तो हम नहीं बना रहे सर, लेकिन नोट है मेरे पास। नहीं, मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल की बात कर रहा हूँ, इसका तो कोई बात नहीं, ये तो पैकेज से तो प्रॉपर नोट है सर मेरे पास। हाँ, इसका तो आप पैकेज से पढ़ना, बल्कि एनसीईआरटी से पढ़ो, पैकेज भी थोड़ा ज्यादा है एनसीईआरटी से। हाँ ठीक है, उसमें अगर कुछ एडिशनल लगता है तो पेंसिल से वहीं कहीं साइड में बना लो, ठीक है, वो कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये चारों जो सिग्मा बॉन्ड बने ये किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने? sp2s और s ऑर्बिटल। ठीक, अब बात आती है कि बीच में 2 हाइड्रोजन और भी तो हैं, ये वाले
तो ये जो मिडिल वाला हाइड्रोजन है वो दोनों से ओवरलैप करेगा, ऐसे ऐसे। इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना हाइड्रोजन में भी। ये देखिए ना कितना गंदा सा स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको जो पेज नंबर आपके 112 पे डायग्राम बना वो समझ आ रहा है कुछ? देखना जरा। यस सर। ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने वहां लिखा होगा टर्मिनल BH बॉन्ड। टर्मिनल BH का मतलब ये 1 2 3 4 होते हैं ये। इसको बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर मतलब टू न्यूक्लियस, एक तो बोरॉन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो टू न्यूक्लियस का मतलब टू सेंटर, और टू इलेक्ट्रॉन का मतलब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो नॉर्मल सा है। बट थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। अब ये बीच में वाले को देखो, थ्री सेंटर का मतलब कौन? ये जो बोरॉन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और ये हाइड्रोजन। देखो टोटल 3 एटम हो गए, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। ये 3 सेंटर हो गया। 3 सेंटर इन द सेंस 3 न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। मैंने आपको Al2Cl6 में बताया था ना कितने एटम एक प्लेन में होते हैं। कितने एटम एक प्लेन में थे याद करो। अरे भूल गए? 6 देखो ना। हाँ 6 थे सर। ये 1 2 आउट 3 4 5 6, ये 6 एटम प्लेन में है। ये जो मिडिल वाला हाइड्रोजन है ना, बस यही आउट ऑफ प्लेन है। ये जैसे जो टर्मिनस 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो एक प्लेन में है ऐसे, और जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है वो ऊपर से आया हुआ है ऐसे, और एक नीचे से आया होगा। ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है। तो ये जो बड़ा वाला हाइड्रोजन मैंने बनाया है यहाँ पे, ये और ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन बोले जाते हैं, और ये चारों हाइड्रोजन इसे बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में है, बोरॉन भी एक प्लेन में है, तो टोटल 6 एटम एक प्लेन में है। कितने एटम आउट ऑफ प्लेन है? 2 ओनली हाइड्रोजन, जिसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, और इसी को बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब रही बात, आपने एंगल पूछा था, तो ये एंगल तो ये 120 होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लेन पे था। लेकिन ये क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है, इसलिए यहां पे एंगल आपको कितना बताया होगा मैंने? 97। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन है। 2D में देखोगे तो लगता है कि एक प्लेन में है, बट रियल में वो आउट ऑफ प्लेन है। ठीक है, कुछ समझ आया? यस सर। सर एक बार ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा दो। ये देखना, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये 3 एटम हो गए, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। तो एटम अगर 3 है, इसका मतलब न्यूक्लियस भी 3 होंगे, तो उसको बोलेंगे 3 सेंटर। और इनमें इलेक्ट्रॉन देखो 2 ही तो हैं, यही दोनों इलेक्ट्रॉन है ना। यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक की एरिया को कवर करेंगे, और कवर करने के बाद आपने बनाना शेप बनाया होगा। ये जब एरिया ऐसे कवर करते हैं तो ये बनाना शेप ले लेता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्डिंग कहते हैं बच्चे। सर वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले जो है सर, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है ना, एक तो हाइब्रिड वाला में और एक मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल है। वो उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो तो ऑसिलेट कर रहा है ना बेटे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वो ऑसिलेट कर रहा है। वो रुका थोड़ी ना कहीं, कहां मैंने दिखाया, वो तो कहीं भी दिखा दो आप, उससे थोड़ी ना कोई इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन बेटे डिफ्यूज होता रहता है, वो मतलब चलता नहीं है ना, डिफ्यूजन होता है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा? अरे तो या तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बच्चे,
4 बार बताया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये है, ये वाला। एक तो ये पता नहीं चलता कि आप लोग क्लास कर रहे थे या घूमते हुए आए बाद में फिर पूछ रहे हो, है ना। ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन। ये 1 2 3 4, इसमें देखो 2 न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट इसमें? चलो, आई थिंक 3D में थोड़ा सोचोगे तो आएगा। ये देखो बनाना शेप बनाया हुआ है आपने, है ना, ये बनाना बॉन्डिंग है। यहां पे मैंने लिखा भी है टर्मिनल बॉन्ड 4 इन ए प्लेन, ब्रिज बॉन्ड 2 आउट ऑफ प्लेन, टोटल एटम इन ए प्लेन 6, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड और 2 सेंटर टर्मिनल वाले 4। ये आपने नोट कर लिया था? यही क्वेश्चन है सारे। यस सर, कर लिया। आगे आते हैं, अब इस रिएक्शन को नोट करो। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पैकेज में भी लिखा होगा, ये रिएक्शन सेम है। इस पे फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आता है इस पे, ये B2S6 था, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको याद है हाइड्रोबोरेशन B2S6 के साथ ही होता है। हाँ जी, B2S6 के साथ बनाना बॉन्डिंग होता है। कल कौन बच्चा ऐड नहीं हो पा रहा था आप में से? सर जूलॉजी की क्लास में? नहीं, उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया था ना। सर मैं थी। अरे बहुत परेशान हुई तू तो ना। यस सर। तेरी कितनी क्लास मिस हुई? सर एक बॉटनी की हो गई, एक फिजिक्स की हो गई। चल अच्छा, शुक्र कर 2 में ही काम चल गया तेरा, है ना। ऑफिस और कल वाली जूलॉजी की भी हो गई। कैसे हो गई जूलॉजी की? तूने तो मुझे मिड क्लास में फोन किया था। हाँ तो मतलब सर आधी तो हो गई ना। अच्छा, फोन उठा लिया था तेरा? हाँ जी सर। शुक्र कर। ये सर नहीं उठाते ये। सर ये काश वाले सर फोन कभी भी नहीं उठाते सर। एक्चुअली में ना बेटे, वो इतने फोन आते हैं ना, वो फोन उठा उठा के पक जाते हैं। सर तो उनका काम तो यही है ना। हाँ वही है कि एडमिशन वाले साइड पे एक बार कर दो ना तो अपने आप करेंगे 2-3 दिन तक। अच्छा सुनो, अभी जब ऑफलाइन कभी तो फिर उनको सुना के जाना कि सर आप लोग फोन नहीं उठाते हो। अगर उठा देते सर तो फिर वो बोलते कि दूसरे नंबर पे कर लो कॉल।
एक दूसरा नंबर दे देते, वो भी ये सर ऐसे ही घुमाते हैं सर, एक नंबर दे के हम आपको कॉल बैक करते हैं, फिर दोबारा नंबर देंगे तो वो कहेंगे हम आपको कॉल बैक करते हैं, उनका कॉल बैक ही नहीं आता फिर। अच्छा सुनो, इसको मैं पॉजिटिव वे में रिलेट कर देता हूँ। जब आप डॉक्टर बनना ना, तो ऐसे ही बदला लेना पेशेंट के साथ। पहले एक बार चेकअप करवाना, फिर उसके बाद नॉर्मल सी दवा देना, फिर तीसरी बार जब आएगा तब उसको अच्छी दवा देना, है ना? नो सर। सर ये तो आप हमें गलत बताते हो सर, कभी कहते हो किडनी बेच लेना। मैं नहीं बताता, एक्चुअली में डॉक्टर करते ही ऐसे हैं। सर वो बहुत कम होते हैं ऐसे। नहीं, कई बार तो वो कंपलसरी हो जाता है ना बेटे, बिना टेस्ट वगैरह के नहीं होता, बट कई बार बहुत दौड़ाते हैं। मतलब हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है हमें। बाकी डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है। तो इसका आप बदला लेना ऐसे, ठीक है? अभी सब स्टोर करके रखो, ये सब काम आएगा आपके फ्यूचर में। नहीं सर, हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे। इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाओ आप, छोड़ के जाना कोई नहीं। इनऑर्गेनिक बेंजीन लिखा हुआ है। हाँ, ये जो नहीं पढ़ पा रहे हो वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है। आप पढ़ लोगे जब मैंने बता दिया। देखना कितना बढ़िया राइटिंग लिखी है। सर कुछ डॉक्टर्स की राइटिंग तो ऐसी होती है जैसे वो ऐसा लगता है जैसे वो पेन चलाते हैं तो बस चेक कर रहे थे कि पेन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसी राइटिंग होती है। मैं भी बहुत ट्राई करता हूँ उनको हैंड राइटिंग पढ़ने की, फिर हंसता हूँ कि चलो यार इससे तो बढ़िया है मेरी थोड़ी। सर जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता होगा सर आपका। सर आपके फर्स्ट क्लास बोला ना, तो मैं सोची थी सर तो सही है, पर सर का राइटिंग पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे हर एक बच्चा बोलता है मुझसे, लेकिन चलो जैसे तैसे साल आपने बिता लिया साथ। स्ट्रक्चर भी बनाना है। हाँ जी सर, बेंजीन ही तो है। स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो क्या करना है? टाइम कैसे पास होगा 2 घंटे बताओ? यस सर, बना रहा हूँ। सर सर अब रिवीजन कैसे स्टार्ट करें? मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो करें या बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें? पहले आप पढ़ लो। रिवीजन तो तब करोगे ना जब एक बार पढ़ोगे। जैसे भी फिजिकल स्टार्ट कर देते हैं ना सर। वही पूछ रहे सर, आज अप्रैल स्टार्ट हो गया ना। हाँ तो अप्रैल फूल क्यों बना रहे हो मुझे कि ऑर्गेनिक हो गई आपकी? ऑर्गेनिक तो जैसे एनसीईआरटी से पढ़ी रहेंगे सर। ऑर्गेनिक हो गई ऑलमोस्ट सर। सेक्शन सी और ए और बी बन गए। यस सर। एनसीईआरटी अगर वो बन गए हों तब आप रिवीजन के लिए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर तो फिजिकल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं हाई वेटेज वाले वो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी और हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, कौन सा इंपॉर्टेंट तू लेगी, सब तुझे करना है। फास्ट करो जिससे कि एक बार अभी करना तो है ही सर। एक बार फिर से फिजिकल स्टार्ट तो पहले वहीं से करें, जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्ड। ये कर लो, इक्विलिब्रियम कर लो, थर्मो कर लो, और बस कितने हैं बॉन्डिंग वगैरह। आई थिंक +2 वाले तो फिजिकल थोड़े से आपके अच्छे होंगे, है ना? +1 वालों में ये 2-3 चैप्टर है सर। तो बस एनसीईआरटी और पैकेज जो क्वेश्चन कर रखे उन्हीं को बार बार करते हैं, ठीक है? हाँ, उन्हीं को करना। आप ज्यादा चीजें मत छेड़ना। सर सेक्शन डी नहीं करना ना? सेक्शन डी नहीं करना रिवीजन में, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन पे आपने टिक लगा रखे हो कि अच्छा क्वेश्चन है वो कर लेना बस। ओके सर। टाइम कहाँ है बेटे? अप्रैल तो आप शुरू हुआ और चला गया, यही होता है। और ये 15 दिन तो मुझे लगता है क्लास पे क्लास ही आपकी इतनी रहेगी, आप पजल हो जाओगे देखना, क्योंकि सबको सिलेबस खत्म करना है 15 तारीख तक। बन गया ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर जरूरी है 15 तारीख तक सिलेबस खत्म करना?
नहीं ऐसा सच कोई कंपलसरी नहीं है, बट ट्राई यही रहेगा कि आई थिंक कि हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हो जाएगा 15 अप्रैल तक आपको होना तो। फिजिक्स का तो नहीं होगा? फिजिक्स का तो नहीं भाई होगा। कल का एफटी वाले का सिलेबस नहीं हुआ पूरा, कल जो एफटी हुआ। अरे ठीक है यार, एक सब्जेक्ट नहीं होगा वो तो, जब सारी हो जाएंगी तो सर की क्लास लग जाएंगी 2-3 तो अपने आप हो जाएगा ना। सर फिर जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, टॉपिक्स और स्किप हो जाते हैं। कुछ नहीं जल्दी होगा बेटे, आई थिंक 70% तो हो ही चुका होगा आपका। अरे भाई जोलॉजी बॉटनी तो जल्दी होनी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आराम से ही करवा रहे हैं सर लोग, मैडम भी है। केमिस्ट्री आपने बहुत एक्स्ट्रा लगाई है, कोई बहुत पास नहीं हुई, हालांकि फिर भी मेरी पास थी, है ना। तो थोड़ा सा अगर फिजिक्स में है तो फिर क्या है, मैनेज कर लेना, क्या कर सकते हो बेटे। तो केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ गया अब। हाँ अभी तो मुझे नहीं लगता आया होगा, अभी नहीं आया होगा, अभी थोड़ा और 1-2 महीने और मेहनत करो। सर वो रिवीजन कर लेंगे ना सर तो और आ जाएगा। हाँ वो आएगा, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहेंगे तो आ जाएगा सर। वो आएगा। चलो अरे मुझे लगता है ज्यादातर लोग लिख तो रहे नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि हाँ ना कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलो अच्छा ये मैं बता देता हूँ। तो खैर ये तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है B2S6 की प्रिपरेशन, और B2S6 टू अमोनिया 1:2 के रेशियो में अगर हीट करोगे तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगी B3N3S6। तो आप देखोगे कि ऑर्गेनिक बेंजीन मैंने राइट साइड बना रखा है, ये राइट साइड ऑर्गेनिक बेंजीन है और लेफ्ट साइड इनऑर्गेनिक बेंजीन है। दोनों में आप सिग्मा पाई काउंट करोगे तो दोनों में ही 12 सिग्मा और 3 पाई आएगा, है ना। देख लो दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम पे sp2 आएगा, इस वजह से दोनों प्लेनर शेप होंगे, है ना। सिग्मा पाई का रेशियो पूछेगा वो भी आप बता दोगे। टोटल एटम्स देख लो 12 आएगा, दोनों में 12 होंगे बच्चे, ऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन दोनों में 12, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में सेम होगा, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। एक पॉइंट यहां पे नहीं लिखा मैंने, आइसोस्टेरिक। आपको याद है जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आइसोस्टेरिक किया था, जब नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते थे तब हम उसे आइसोस्टेरिक बोलते थे। तो ये भी नोट कर लो, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इस दोनों आइसोस्टेरिक है। भी क्वेश्चन आता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का एक तो फॉर्मूला, सब पे आपको हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पाई और कितने एटम्स हैं, या फिर आइसोस्टेरिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा बोरॉन फैमिली का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ध्यान रखना आप। तो छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये तो गड़बड़ है, चलो मैं दूसरे निकाल दूं। सर। हाँ जी सर ये डायबोरेन की जो स्ट्रक्चर में जो लेंथ है बॉन्ड्स की वो भी याद करनी है। लेंथ की वैल्यू नहीं याद करनी है, ये याद करना है कि जो टर्मिनल बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ छोटी होती है और जो ब्रिज बॉन्ड है उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम थे ना उसमें, एटम फ्री थे बट इलेक्ट्रॉन कम थे, तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगा ना। अट्रैक्शन अगर वीक हो जाएगा तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना। तो इसलिए आप देखोगे कि जो ब्रिज वाले बॉन्ड है चारों, उसकी लेंथ ग्रेटर मिलेगी आपको टर्मिनल वाले हाइड्रोजन के साथ, उससे ज्यादा मिलेगी। तो वो अट्रैक्शन का चक्कर है। हाँ अब आ जाओ एलम। एलम नोट करो, पोटास एलम। आई थिंक हमने फर्स्ट चैप्टर में इक्विवेलेंट मास निकाला होगा पोटास एलम का, और फॉर्मूला आप लोगों से वाइवा में पूछा गया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो पूछा था यही वाला। मैं जब शायद 12th में था तो मुझसे पोटास एलम ही पूछा था वाइवा में।
ये सारा लिखना है, लेफ्ट और राइट जो है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, इसमें एलम देखो दिया होगा पेज नंबर 114 पे। अब जो लोग ऑफलाइन आएंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे कि जिससे जो शिकायत है फेस टू फेस कर सकते हैं, सबके बिहाफ पे, है ना। सब तो आ नहीं पाओगे, कोई कोई तो होगा ही। तो सर आपको अपना कोड बताना पड़ेगा तभी तो हम खोज पाएंगे आपको। बस आप यहाँ आ जाना, मैं तो मिल ही जाऊंगा। देखो ना मैं बैठा हूं। कहाँ रहते हो आप? सर मैं नागलोई। नागलोई, हाँ यहाँ से नागलोई लगभग 1 घंटे लगते हैं मेट्रो से। आधा घंटा। हाँ आधा घंटा, सही कह रहे हो, है ना। नागलोई में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं तो मैं कभी कभी जाता हूँ, तो ½ एन आवर लगते हैं। सर वो 1 घंटे आने का, फिर 1 घंटे जाने का, और 2 क्वेश्चन पूछने का। नहीं सर, हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे ना, मतलब 2-3 चैप्टर कर लेंगे तब आएंगे, ऐसा तो नहीं 1 चैप्टर करके आ जाएंगे। नहीं, आप लोग का तो टिकट भी फ्री होगा ना बस में। सर अभी भी फ्री है वो? मुझे लगा कि हो गया उधर चेंज वेंज। नहीं, मुझे लगता है लेडीज को फ्री कर रखा है ना वो उन्होंने, केजरीवाल जी ने। यस सर, फ्री है। पर सर मैंने फिर भी उनको वोट नहीं किया। नहीं, वोट की बात नहीं है, वो तो कोई पूछता थोड़ी है आपसे। आप पता नहीं वोट देने के काबिल अभी हुए भी कि नहीं हुए। वैसे हो गए 18 के आप लोग। एज मत पूछो सर, एज मत पूछो सर, एज मत पूछो। नहीं, मैं एज कहाँ पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो 12th पास होता है वो 17 का हो जाता है ना। तो आप 1 साल ज्यादा हो गए तो हो गए, उसे पूछने की क्या जरूरत है भाई। एज अगर किसी से पूछा जाता है तो जितने लोग हैं 28 वाले, 26 वाले, सब 18 ही तो बताते हैं। आप नेचुरली 18 को, तो उसमें क्या शर्माना है। सर ये क्रोम क्या लिखा है, मतलब क्रोम है? क्रोम एलम, ये क्रोमियम के बेसिस पे उसकी नेमिंग है। अभी मैं बताता हूँ। फेरिक एलम, क्रोम के बाद एलम, सब में एलम है तो वो भी क्रोम एलम हो गया। इसमें कुछ पूछता नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा आपसे, खास करके बाकी तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बस पोटेस एलम ही है। और वो आई थिंक सभी को याद भी होगा। गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए लिखा है, पोटेशियम एलम के लिए। नहीं, वो ऊपर मैंने +1 वालों की चीज बता रहा हूँ ना, ये +1 वालों को बताया था, लिथियम, एल्यूमिनियम, H4 और सोडियम। अब तो खैर आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो तो इससे तो महारत हासिल हो गई होगी, बहुत यूज हुआ होगा ऑर्गेनिक में, कहीं भी आ जाते हैं दोनों मुंह उठा के। यस सर। जहाँ रिडक्शन करना हो एल्डिहाइड कीटोन का एल्कोहल में, है ना, एसिड को एल्कोहल में, ताने किस किस को रिड्यूस करते रहते ही है, वो उनके लिए है तो आपके लिए नहीं है, इसीलिए मैंने उसको छुपा दिया था। नोट हो गया? यस सर। हाँ, जरा देखना, पोटास एलम में इसका मैंने लेफ्ट राइट साइड में एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ, M2SO4 M2-SO4 × 24। तो M जो है वो मोनोवेलेंट है, मींस यूनिपॉजिटिव, और M- ट्राइवेलेंट है। तो इन सभी फॉर्मूलों में देखोगे कि पोटेशियम +1 है और एल्युमिनियम +3 है। ऐसे ही सब में देखो, अमोनियम +1 है, एल्युमिनियम +3 है, सोडियम +1 है ना। तो जब पोटेशियम +1 है, +1 की जगह कोई अदर आयन रिप्लेस कर रहा है, जैसे पोटेशियम की जगह अमोनियम आयन आ गया, तो नेमिंग उसके बेसिस पे कर दिया आपने। पोटेशियम रिप्लेस हुआ है अमोनियम से, तो अमोनियम आयन, अमोनियम एलम। सोडियम रिप्लेस हुआ पोटेशियम की जगह, तो सोडियम एलम। तो जब मोनोवेलेंट कैटायन डिफर था तब उसके बेसिस पे नेमिंग,
अभी लास्ट के दो एलिमेंट, दो कंपाउंड में आप ध्यान दो तो पोटेशियम सेम है बट ट्राइवेलेंट कैटायन डिफर हो गया। एल्यूमिनियम के जगह अभी क्रोमियम आ गया और आयरन आ गया है, तो यहां पे ट्राइवेलेंट कैटायन डिफर हुआ तो उसके बेसिस पे नेमिंग करना है। क्रोमियम, फेरिक Fe+3, तो ये है। कोई भी एलम हो उसका इक्विवेलेंट मास हमेशा m/8 ही आएगा, वो आपको बताया गया होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पे 2 कैटायन और एल्यूमिनियम पे 6 हो जाएगा प्लस, तो ओवरऑल 8 प्लस हो गया। और सॉल्ट के केस में तो आपको पता है इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाई में n फैक्टर, और n फैक्टर क्या था? टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो फिलहाल यहाँ पे टोटल पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव आपके पास 8 है, तो उठा के रख दीजिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैंने जनरल यहाँ लिखा है स्यूडो एलम का। स्यूडो एलम में सब कुछ वही रहेगा, बस M2 की जगह M हो जाएगा। M क्या है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कैटायन अगर रख दोगे मोनोवेलेंट की जगह तो वो फॉर्मूला जो होगा वो स्यूडो एलम का बन जाएगा। तो वो भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन पूछेगा कि अगर आप पोटास एलम का एक्वस सॉल्यूशन तो कैसा होगा? वो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि K2SO4 को अगर डिसॉल्व करोगे तो KOH और H2SO4 ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। अब मिडिल वाला क्या करेगा? मिडिल वाले में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये H2SO4, तो जो है ये दोनों ALOH थ्राइस वीक है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाले का इफेक्ट नजर आएगा, है ना? कुछ समझ आया? ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में किया था इस टाइप का क्वेश्चन कि हाइड्रोलिसिस से आप एसिडिक और बेसिक या पीएच भी हमने कैलकुलेट किया था, तो सेम चीज है। तो इतना आपको बोरॉन फैमिली में करना था। बोरॉन फैमिली का हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। आप बता दो, पेज नंबर 115 पे आ जाओ। आ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, और क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 8 भी बता सकते हो। इस तरह से फटाफट देख लो आप एक बार, कोई चीज नहीं आता तो पूछो। ये तो बायो टाइप के क्वेश्चंस हैं सब। फटाफट आपको स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पैकेज है ना आप लोग के पास? सर ये पॉलीमेरिक वाला बताना, बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती रहती? अभी आपने बनाया नहीं था हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस सर। कौन से अटैच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं? जितने भी आई लोशंस होते हैं सब में बोरिक एसिड होता है। मेरे भी आंख में दिक्कत आई है तो मैं भी बोरिक एसिड डालता रहता हूँ आंखों में। ये ऑनलाइन से ना बहुत प्रॉब्लम आती है। यस सर। स्क्रीन। चलो, कोई क्वेश्चन ऐसा है? तो सर ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे भी एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पी ब्लॉक में पेज नंबर 189।
189 आगे। यस सर, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, 27, 28। 26 का फर्स्ट। 26 हो गया। 27 देख लो, ये भी हमने किया हुआ था पिछले लेक्चर में। सेवन नहीं आ रहा है क्या? पिछले लेक्चर में हमने किया होगा, एक बार देखो। सर फोर्थ। फोर्थ होगा। 28 देख लो। B2O3 होगा। Z ZY होगा ना बेटे? यस सर, वो B2O3Y है हाँ, इसलिए। B2O3, हाँ ठीक है ठीक है। 30th नंबर देख लो। इसमें से कौन से रिएक्शन से आप नहीं बना सकते हो डाइबोरेन? अभी आपने रिएक्शन लिखा था। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं ना? 30। अच्छा 30। सर फर्स्ट ही लग रहा है क्योंकि उसमें H तो। देख लो, मिला लो। 31 भी देख लो, 32 भी देख लो, 33 भी देख लो। का 4। कौन किसका? सर 31 का फर्स्ट। 32 का भी फर्स्ट होगा। तो इसमें देखो हिस्ट्री टाइप की चीजें हैं, आपको लर्न होनी चाहिए। नहीं लर्न है तो फिर नहीं कर पाओगे आप। 186 पे देखो, 65 नंबर क्वेश्चन। 186 पे 65। सर मेटाबोरेट। हाँ, मेटाबोरेट होता है, हमने वहां पे लिखा होगा कॉपर मेटाबोरेट बनता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ के बन जाएंगे, है ना, एक बार एनसीईआरटी। अब आते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली में ये आपको आई थिंक नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, या +1 को बताया था, ये आपके लिए नहीं है ना। एटॉमिक नंबर वगैरह याद है ना इसके, कार्बन फैमिली के सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोरॉन फैमिली में लिखवा दिया था आपको, ठीक है, लिखवाया था ना। 4xB टेस्ट में मेटाबोरेट कहाँ बनता है? कहाँ चले गए आप? मैंने बता रखा होगा बेटा, मेटाबोरेट है। देख, CuBO BO3 का होल ट्वाइस लगाया है कहीं?
सर वो ब्लू कलर लिखा था नीचे। हाँ वही है मेटाबोरेट, है ना, कॉपर मेटाबोरेट। हर एक में मेटाबोरेट बनता है बेटे, आप अपने पैकेज में भी देख लो ना। यस सर, दिया हुआ है पैकेज में, दिया हुआ है बेटे, सब मेटाबोरेट है। ठीक है, ब्लू बेड जहां पे लिखा हुआ है सब मेटाबोरेट है, BO2 होल ट्वाइस। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो, ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि इस इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको याद है ना, +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, +2 की इंक्रीज होती है। यहां से नोट करना स्टार्ट करो। कार्बन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे तो डिक्रीज होती है, लेकिन लास्ट में एक एक्सेप्शन आ गया है, लेड का ज्यादा हो गया टिन से, है ना, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछता है, जिसमें कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ये बहुत पूछता है टेस्ट में, ये याद रखना है। कैटिनेशन देखो, डायरेक्टली टू बॉन्ड एनर्जी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। अब अप टू डाउन मूव करोगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, कैटिनेशन कम होगा। तो अप टू डाउन मूव करते हैं अगर आप, तो पूरी केमिस्ट्री में हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपको पता कार्बन की ही होती है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हैं। बन गया। इतनी शांति क्यों है भाई? पी पाई बॉन्डिंग हमने बॉन्डिंग में किया था ना, पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई बॉन्डिंग। यस सर, यस सर। तो आप देखो इन सारे कंपाउंड में पी पाई है, क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना सारा, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो ये सारे पी पाई। ये भी सिंपल है, टोटली बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक यहाँ का जैसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। अब आपका बॉन्डिंग थोड़ा वीक होगा तो फिर प्रॉब्लम आ रही होगी। पी पाई का मतलब पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने में, उसको बोलते थे पी पाई।
नीचे वाला भी देखो नोट करो, और ये भी हमने बॉन्डिंग में बताया होगा। कुछ समझ आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन दोनों के डिफरेंस। यस सर, जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होता है तो सर उसका लोन पेयर नहीं ऐड लेते। गुड, वाह, ये अच्छी बात है, समझ रहे हो। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट डी नहीं था, इसलिए नहीं जा पाया है ना, इसलिए शेप चेंज हो गया। और सेम क्वेश्चन आई थिंक मैंने बॉन्डिंग में भी बताया होगा, होपफुली पैकेज में क्वेश्चन भी था। तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। हो गया सर। आज कार्बन फैमिली हो जाएगी, बस एक नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है उसके बाद तो खत्म। हाँ, ये देखो, किसी को समझ ना आया हो तो मैं बताऊं, समझ आ गया हो तो ठीक है। यस सर, आ गया। अच्छा, इसमें ये बताना था पी पाई डी पाई है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे देखो फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा है, इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो +2 और +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और +2 की इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ध्यान रखना, नीचे वैसे लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्टेबिलिटी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर लिख लिया। ये लो, अब इसमें देखो तो CO न्यूट्रल है, SI और GeO एसिडिक है, और लास्ट वाले दोनों एम्फोटेरिक हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट आई थिंक हमने बहुत किया हुआ है, अप टू डाउन जाते हैं, मेटेलिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू एसिडिक स्ट्रेंथ या डायरेक्टली टू बेसिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। पी ब्लॉक में देखो कितने ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बट सारे हो जाएंगे। पेज नंबर 184 पे 43, 184 पे 43। म्यूट कर लो। तो मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि हाँ भी कैसा क्वेश्चन आएगा। अब बात आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन से रिएक्शन करने के बाद फैजान रूल मैंने लगाया है, बोले तो नहीं हो ना फैजान रूल? नो सर। एनायन सेम है, कैटायन डिफर है। कैटायन अगर डिफर होता था तो पोलराइजिंग पावर लगाते थे, और पोलराइजिंग पावर इनवर्सली टू साइज होता था। साइज बढ़ता है, ग्रुप का मेंबर है,
पोलराइजिंग पावर डिक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हाईएस्ट कोवेलेंट, लोवेस्ट कोवेलेंट, हाईएस्ट आयनिक, लोवेस्ट आयनिक, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये 6-7 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट। फिर क्या? यस सर। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लगाया हूं, +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, +2 की इंक्रीज हो रही है, और लास्ट वाले का +2 स्टेबल है, बाकियों का +4 स्टेबल होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आई थिंक हैलोजन के केस में। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार, वही फैजान रूल है ना, वही एसिडिक स्ट्रेंथ, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए कहता हूं बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अच्छा करो, पी ब्लॉक अपने आप अच्छा हो जाएगा। बस एक रिएक्शन ही तो अलग है, बाकी रिएक्शन को छोड़ दो, आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखो जैसे बनाना बॉन्डिंग वगैरह है, ये सब थोड़ा समझने की चीज भी है, तो जो समझ सकते हो उसको समझ लो, जो रिपीटेड चीजें हैं बॉन्डिंग की वो रिपीट कर लो, वो भी समझने का है। तो आपको देखोगे रटने की चीज सिर्फ 20 to 25% ही बचेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा इनऑर्गेनिक भी। तो थोड़ा ऊपर कर लो, तो मैं बार बार कहता हूं अपने 3 सब्जेक्ट अच्छे करो। बायो और केमिस्ट्री में कोशिश यही करो कि हर टेस्ट में 100% आए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे, ठीक है? सर ये एफटी में ही पॉसिबल है। ठीक है, एफटी में पॉसिबल है, लेकिन एआईटीएस में सिर्फ ये कोशिश करो कि पिछले से ज्यादा आए, इंप्रूव करने की कोशिश करना है। यस सर। समझे? यस ठीक है, सर। वो एआईटीएस है, बट एआईटीएस लेवल का क्वेश्चन भी तो नहीं आता ना नीट में, ये भी तो समझो आप। सर एआईटीएस में से टॉपिक वाइज आते हैं ना सर, एक फुल लेंथ में होता है कि उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, वैसे टॉपिक ही जैसे जिसमें नीट में एक क्वेश्चन आना है उसमें से पूरे एक चैप्टर में से क्वेश्चन बनाते हैं एआईटीएस। ठीक है, एक बात देखो, अगर मान लिया आप वहां 4 क्वेश्चन गलत करके आए, तो वो 4 क्वेश्चन आपको कभी ना भूलने वाले हो गए ना। यस सर। तो ये तो गलती से क्लिक तो कर जाता है कि हाँ मिस्टेक नहीं करनी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। हाँ, तो वो चीज आपको और स्ट्रॉन्ग करेगा ना वो चीज। आप लोग डिप्रेस हो जाते हो नंबर देख के, आप ये देखा करो। नहीं, इसे डिप्रेस नहीं होते, मिस्टेक देख लेते हैं। अगर वैसे ही क्वेश्चन या उस टाइप का आता तो क्लिक तो कर जाता है कि हाँ ये मिस्टेक मैंने करा था, ये क्वेश्चन आया था तो अब नहीं करना। तो वो भी आपके अच्छे के लिए है बेटे, वो भी आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाएगा, समझे? बहुत सिंपल चीजें भी आपको वीक करेंगी। तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि कैसे कुछ लोग होते हैं कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, वो गलत बात है। बाहर की चीजें अगर आप नहीं खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी और वीक होती चली जाएगी। इसलिए कभी ना कभी गंदी चीजें भी खानी चाहिए, जिससे बॉडी को पता रहे कि हाँ भाई ऐसी भी चीजें आती हैं, उससे लड़ना है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऑयली नहीं खाना। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभी जरूर समोसे तो खा ही लेना चाहिए, गोलगप्पे भी साथ में, है ना? सर हम रहने दो सर, अब क्या मत बोलो। हाँ, मैं इसीलिए आपको बताया है ना, आप लोगों को कि सर ने कहा था खाना चाहिए तो हम खाएंगे, सर ने कहा था, है ना? हमें खाना होता है तो बहुत सारे बहाने होते हैं ना हमारे पास। यस सर। इससे आप क्या मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना चाहिए, देख तो लेना ही चाहिए। तो आप उसको जैसे भी रिलेट कर लो,
तो वो कभी कभी वाला समोसा हो गया AITS, ऐसे समझ लो आप, जो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। और देखना किसी भी शॉप पे ना भीड़ हो, लेकिन खाने वाली शॉप पे तो पक्का भीड़ होगी, वो कहीं भी खड़ा हो, चाहे वो कूड़ेदान के बगल ही खड़ा हो। यस सर। यस सर। सबसे ज्यादा भीड़ वही होती है शाम को, देखो। हाँ, फूड के ओहो, ये भी है, वो भी तो एक खाना ही है ना, 2 घंटे बातें करना। चलो, ये नोट कर लिया। देखो ये इसमें मैंने क्या किया है, इसमें एनायन डिफर है तो पोलराइजेबिलिटी लगी है, और पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली टू साइज होती है, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो आई थिंक ये भी हमने बॉन्डिंग में कर रखा है, सेम चीज है। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने बहुत ही किया था, टेट्राहेड्रल शेप 109, बॉन्ड पेयर 6 होता है। ये याद है या भूल गए बॉन्ड पेयर 6 कैसे होता है? याद है सर। याद है सर, 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए याद है। गुड। नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है, तो कुछ नया नहीं है। हाँ, ये हाइड्रोलिसिस का एक क्वेश्चन आता है कि SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होती है लेकिन CCl4 की नहीं होती, नीचे लिखा हुआ है CCl4 की नहीं होती, क्यों? फिर किसी को याद आ रहा हो। SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होती है लेकिन CCl4 की नहीं होती, क्यों? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था +1 में भी, +2 में भी, और अब तो RM में कोई। साइज छोटा इसलिए। और थोड़ा ट्राई करो, पहुंच गए हो अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा और ट्राई करो। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। हाँ, ये रीजन है, कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। एक लाइन का आंसर है, और ये बहुत क्वेश्चनों का आंसर होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। जितने एक्सेप्शंस निकलेंगे सब में ये, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ये 3 तो बिल्कुल रट रहा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये चीजें है ना, कहीं भी कभी भी मुंह उठा के आ जाती है, ध्यान। तो मतलब d ऑर्बिटल नहीं है तो OH जो होगा वो नहीं बॉन्ड बना पाएगा ना। हाँ, वो मैंने कोशिश की है यहाँ पे, मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप एक बार बना लो। तो वैसे आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि अगर d ऑर्बिटल नहीं होगा तो OH अटैक नहीं कर पाता, बॉन्ड ही नहीं बना पाता ना। कहते हैं कि कोई आपके घर पे कब्जा तभी करेगा जब आप उसको घर के अंदर आने दोगे, है ना। बट तो जैसे सब्स्टिट्यूशन भी तो हो रहा है, जैसे CCl4 है तो जो Cl अटैच है वो हट रहा है, तो उसकी जगह तो बॉन्ड बन सकता है ना। एक मिनट, वहीं पे मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस है ना बेटे। क्लोरीन पहले नहीं हटता, पहले OH बॉन्ड बनाता है, ये है मैकेनिज्म इसका। ये तो ठीक है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ, तो जब OH, देखो मैंने यहाँ स्क्रीन पे बनाया हुआ है ना, यहाँ OH की बॉन्डिंग, तो OH जब आकर के इसके वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेता है एक बार, तब ये जो OH का लोन पेयर, क्लोरीन पे तो ऑलरेडी थे ही बहुत सारे लोन पेयर, तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, और फिर अब किसी एक को जाना पड़ेगा, तो क्लोरीन थोड़ा वीक था इसलिए वो हटेगा। जब कार्बन आता है तो OH यहां अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास बॉन्ड ही नहीं था, मतलब ऑर्बिटल ही नहीं था, खाली वैकेंट d ऑर्बिटल। तो इसलिए जब तक वो अटैच नहीं होगा तब तक यहाँ रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, क्लोरीन जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो? वो रीजन है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि पहले क्लोरीन हट जाए तब OH आएगा, तब तो आ जाता, बट वही है, केमिस्ट्री है, उसको जो भी समझाना है तो अपनी बात को ना जबरदस्ती समझा देता है ना। और ये है SN2 रिएक्शन, तो होना वही चाहिए। नोट हो गया ये? अच्छा, एक तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रखना, SiOH4, वही है, OH4 है।
एक ऑर्गेनिक में आता था ना सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ऊपर CHO होता था तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी रट डालो, रिएक्शन याद रहनी चाहिए तभी कुछ होगा। CCl4 वाला भी लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब ये देखो ग्रेफाइट और डायमंड ये आपके लिए नहीं है ना, ये +1 वालों के लिए था। आपको तो मैंने ये कॉन्सेप्ट सॉलिड स्टेट में ही बता दिया होगा या तो मोल में ही बता दिया होगा कहीं, और आप बचपन से ही जानते हो ग्रेफाइट पे sp2 sp3 प्लेनर टेट्राहेड्रल गुड कंडक्टर। कोई पॉइंट है जो नहीं जानते हो? लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी में थोड़ा पंगा था, है ना। ग्रेफाइट थर्मली ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू। CC बॉन्ड लेंथ लेस होती है इसमें क्योंकि पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। आई थिंक इसमें कुछ पॉइंट है जो बताने का है या नहीं जानते हो, नहीं तो ये नोट नहीं करना, आगे चलेंगे। ग्रेफाइट और ठीक है, तो ये नहीं करना है सब। अच्छा, ग्रेफाइट में ना एक अल्फा ग्रेफाइट और एक बीटा ग्रेफाइट है। अल्फा ग्रेफाइट में AbAb किसका स्ट्रक्चर था याद आ रहा हो सॉलिड स्टेट में? सर BCC का था तो। हाँ, BCC का भी था, लेकिन SCP और CCP में भी था एक। HCP कैसा होता था? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहीं पे लिखवाया होगा ये AbAb। नहीं याद आ रहा है? ये सर वो ABC CCP का था, FCC CCP का। हाँ, AbAb HCP का था और ऑफ कोर्स BCC का भी था, यही है ना। तो इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना है। हाँ, ये फ्लोरीन वाला थोड़ा सा ध्यान दो, कार्बन 60 वाला बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ये आपके पैकेज में भी दिया होगा, मैं वही दिखा देता हूं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन। सर HCP होता था तो हम FCC सोचते थे ना उसके लिए, तो नहीं, FCC और CCP एक ही चीज था। अच्छा, ये HCP, हाँ, वो HCP अलग था बेटे। पेज नंबर 120 पे दिया होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन है ऐसे तो। जरा देखना वहां पे एक पैराग्राफ दिया होगा छोटा सा, मिला क्या? यस सर। यस सर। उसमें देखो ये पॉइंट्स लिखे होंगे कि 20 हेक्सागोनल, देखो उसमें 6 कार्बन की रिंग दिख रही है, ध्यान से देखना उस स्ट्रक्चर को, और 5 कार्बन की भी रिंग दिख रही होगी, तो उसमें 20 हेक्सागोनल 6 मेंबर रिंग है और 12 पेंटागोनल 5 मेंबर। ये क्वेश्चन आता है तो ये याद रहना चाहिए आपको, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट कार्बन 60 है, बकमिनिस्टर तो खैर उनका नाम था, तो वो पॉइंट्स आप लर्न करोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बॉन्डिंग में बनाना सिखाया होगा, वैसे भी आपने वहां भी किया था। किसमें किया था? बेसिकली कोऑर्डिनेशन में भी किया था ना, थोड़ा सा डिटेल में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत पंगा। ऑर्गेनोमेटेलिक समझ आया? सिग्मा पाई वाला बहुत पंगा था, बैक बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन मैंने लिखी है कि भाई कंबाइन होके बनाता है। ऑक्जेलिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं तो भी वाटर CO और CO2 निकल जाता है। फॉर्मिक एसिड को भी हीट कर दोगे कॉन्क H2SO4 के साथ तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पानी निकाल दोगे। कुल मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है ना? यस सर। यस सर। कितने टाइम्स ब्लड में मोर सोल्यूबल है एज कंपेयर टू? 250 टाइम्स एज कंपेयर टू।
ठीक है, आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, मैं भूल जाता हूँ, नोट कर लो, आगे चलेंगे। कार्बन फैमिली में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एक सिलिकेट और दूसरा सिलिकॉन्स, वहां से क्वेश्चन आता है। बस कार्बन फैमिली में यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। बोरॉन फैमिली पूरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सर इतनी सारी रिएक्शन याद कैसे करेंगे? ये रिएक्शन कहाँ है बेटे, पानी ही तो निकाल रहे हो, इसे आप रिएक्शन काउंट करोगे? भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, कोई रिएक्शन हुई बच्चे? नहीं सर, मतलब बाकी भी जो है पूरे में और कितनी ज्यादा है, मैं बताते तो चल रहा हूं ना कौन सा नहीं करना है। अब मैं कह तो रहा हूं कि ऑर्गेनिक एक कार्बन फैमिली में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सिलिकॉन और सिलिकेट करना है। आप मेरी बात पूरी सुनो ना। अब ये तो पैकेज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं ये करवा रहा हूं, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की और भी प्रिपरेशन है यहाँ पे, रिडक्शन करना। ये रिडक्शन आपको समझ आएगा इलिंघम डायग्राम से। मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने? यस सर, उसमें पढ़ा था बहुत सारे। हाँ, उसमें इलिंघम डायग्राम आएगा। यस सर। तो मैं बताऊंगा कि कार्बन कैसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसके लिए लिखा था आपने? अरे वो यार ऊपर वाले के लिए लिखा होगा, H2SO4 है ना, कॉन्क, इसको कैसे भूल सकते हो आप? इसके बगैर तो ऑर्गेनिक ही नहीं चलेगी। हमने कितना पानी निकाला था ऑर्गेनिक में, याद है? यस सर। अच्छा, सेकंड वाले में मैंने सिर्फ जिंक लिख दिया, वो एक्चुअली में जिंक ऑक्साइड भी होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी रहना चाहिए, नहीं तो रिडक्शन किसका करेगा वो। ये सब रिएक्शंस बेकार है, ये सब नहीं करनी है आपको, बस लिख लो, लिखने का मन है तो, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर जैसे ये इनऑर्गेनिक नहीं लिख रहे हो ना, तो जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है? और सर ये भी तो कर सकते हैं, जैसे कि जब पढ़ने लगेंगे ना टॉपिक, तो सर आपके मतलब नोट में से नोट बना लेंगे हम, छोटा मतलब। हाँ, फिल्टर तो करना पड़ेगा बेटे, फिल्टर जो भी कर लेगा उसको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा होता है। तो सर मैं ये सोच रही हूँ कि इसका फिल्टर करके ही शॉर्ट नोट बना के बाद में रिवीजन करते रहेंगे। पूरा लॉन्ग नोट्स का रिवीजन लास्ट के 3 दिनों में क्या पॉसिबल है, ये सोच के देखो। सर नोट बनाना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपर भी जितने भी है सब यही बोलते हैं कि नोट बनाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी शॉर्ट नोट। नोट तो आप देखो ना, पूरी फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी रख दो तो इतनी तो हो गई होंगी, इतना कहां से पढ़ पाओगे आप? भाई बायो भी तो हर टीचर अपने स्ट्रेंथ से पढ़ा रहा होगा, वो भी तो देखो। यस सर। ये तो समझ लो कि हमें इतना टाइम कम दिया जाता है, नहीं तो और आपका नोट्स डबल हो जाए। सर एक बार बनाते हैं सर, साथ बना लेते हैं, लेकिन हम शॉर्ट नोट्स। ये सर एक बार ही टाइम लगा के अच्छे से नोट्स बना देते हैं, शॉर्ट नोट, जहाँ जहाँ पैकेज से कुछ पॉइंट्स ले लिए या फिर नोट से लेके भी बना दिया कंसाइज। अभी जैसे आप रिवीजन जब करोगे ना, तो उसी रिवीजन टाइम पे करना है ये काम, क्योंकि अब आपको चीजें पता है कि हाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज है और किसका यूज, कम से कम पढ़े नहीं हो, भले जानते तो हो ना इसका यूज याद आता है। बनाने के बाद नोट बनाते हैं तो मतलब अच्छा नोट बनता है, जब क्वेश्चन बहुत सारा कर ले उसके बाद नोट बनाए। तो आप देखो जब 10 दिन बचेगा ना एग्जाम का, बस सिर्फ वही देखना है, ऐसा बनाना कि सिर्फ वही देखना है, कवर हो जाए, नहीं तो लास्ट के टाइम पे। अब जब रिवाइज करें तो आपके नोट्स जो मतलब पूरे हैं वो ना देखें, उसकी जगह शॉर्ट नोट्स देखने से। उसी को देख देख के फिल्टर करके छोटे नोट्स तैयार करो। जैसे एक चैप्टर में, जैसे आपने लगा लो सॉलिड स्टेट किया, तो सॉलिड स्टेट में पैकेज में हमने 200 क्वेश्चन किए थे। अभी कहां 200 क्वेश्चन रिवाइज कर पाओगे? उसमें 10 से 20 क्वेश्चन का एक है ना फिल्टर करके अलग कर लो कि भाई हम यही देखेंगे, उसके ज्यादा नहीं देखेंगे।
सर और पहले कर रखे हैं तो फिर वो तो भूल गया होगा बेटे, आप करके देखना। 50% नहीं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं क्वेश्चंस के और थ्योरी के सारे। उसका भी और छोटा करो, उसको भी और छोटा करो, और फिल्टर करो उसको। जब आप दोबारा तिबारा पढ़ोगे तो आप देखना अपने आप लगेगा अच्छा ये तो मुझे आता है, इसमें क्या है, ये तो बेकार है। ऐसे करते करते वो छट जाता है बहुत सारी। ओके सर। उससे आपको लास्ट में बहुत बेनिफिट होता है। बनाना लेकिन टफ है, कहना आसान है। मैं बताऊं सिर्फ 10% आप लोग कर पाओगे, 10% से 11 नहीं होगा। आप देखना, मेरे से बात करना। सर फिजिकल और ऑर्गेनिक का ही बनाना, इनऑर्गेनिक का ही, और ऑर्गेनिक तो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी नेम रिएक्शन है उसको बस लिख के याद कर ले। सर ऑर्गेनिक में ऐसे नहीं कर सकते, जैसे आपने एक रिएक्शन मतलब रिएक्शन लिखवाई और उसके मतलब 4-5 एग्जांपल्स हैं, तो उसमें से एक लिख लें। कोई एक से। यस सर। मैकेनिज्म तो सबकी ऑलमोस्ट छोड़ देना, क्योंकि मैकेनिज्म से बहुत ज्यादा नहीं आता है। मेन मैकेनिज्म कर लेना, जैसे कैनिजारो है, डिहाइड्रेशन है, इस टाइप की मैकेनिज्म अगर कभी अंदर से आया, नहीं तो फिर डायरेक्ट आता है। और अभी भी बोलूंगा जीओसी पे जितना फोकस कर सकते हो करो। यस सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब लोग कहते मुझे आता है, मुझे आता है, ज्यादातर लोगों को उसमें ही दिक्कत है। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी रिडक्शन ही कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है और CO2 बन रहा है। तो हालांकि ये भी लिंगम डायग्राम से रिलेटेड है। और ये फॉस्जीन का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, COCl2, आई थिंक याद भी होगा। एक होता है फॉस्फीन और एक होता है फॉस्जीन। पॉइजनस होता है ना? हाँ, पॉइजनस है। CO2 का मैंने यहाँ रेजोनेंस बनाया, एक बार आप बना लो, फिर मैं इसको ना स्क्रीन पे समझाता हूँ थोड़ा सा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट। मैं ऑर्गेनिक में बहुत बताया आपको, बट चीजें भूल जाती हैं। खास बात तो यही है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, भूलने वाली बीमारी। बन गया ये सब क्या है? अच्छा, CO2 की प्रिपरेशन है। ये भी बेकार ही है, CO2 की प्रिपरेशन भी। सिंपल सी रिएक्शन है, ये रिएक्शंस आप जानते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, मेथेन का कंबशन करवा दिया, ये सब रिएक्शन कोई भी किसी काम की नहीं। ये CO2 वाला बन गया। यस सर। ये क्या है? अच्छा, CO2 की ये केमिकल रिएक्शन है, नोट कर लो, फिर समझाता हूँ। CO2 एसिड होता है ना, तो जरा देखो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। NaOH बेस है, सॉल्ट बना गया। मैग्नीशियम मेटल है तो ऑक्साइड बना गया, वो भी बेसिक ऑक्साइड ही होगा। सोडियम ऑक्साइड भी बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट। वाटर के साथ कार्बोनिक, जिंक ऑक्साइड। तो इन रिएक्शनों में भी कोई दम नहीं है, इसको भी आप स्किप आउट कर सकते हो। रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फैमिली वाली। एक दो रिएक्शन फास्फोरस की इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली आप लोगों ने +2 में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? नो सर।
कई बार स्कूलों में ना तो +1 में पढ़ाया ना तो +2 में पढ़ाया, वो दोनों से सर वो पहले 11th में डाल दिया एंड फिर और फिर बाद में ये कह दिया गया कि ये +1 में था और +1 में पढ़ाया नहीं, और वो उस चक्कर में किसी का रह गया, कई लोगों का ऐसा रह गया। ऐसे सॉलिड स्टेट भी था। ये 2 चैप्टर में ना बहुत पंगा है, हर कई जगह तो पढ़ाया भी गया है तो ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, मैंने रेडॉक्स में बताया होगा, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। सभी कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, रेडॉक्स में किया था आपने? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच कार्बन, मिडिल वाले में 0 है कार्बन पे, बाकियों पे 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा साइड वाला, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी ना। यस सर। ठीक है, ये सब ऑक्साइड वाला एक फॉर्मूला ये पूछता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2, आई थिंक इससे भी सभी लोग। अच्छा, 2 क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर गैस का फॉर्मूला और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, है ना, ये बहुत पूछता है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बस ऐसे फॉर्मूले वाले कंबाइन। ये तो 2020 में एक ट्रिकी क्वेश्चन आए थे जो ड्राई आइस वाला है ना, वहाँ CO2 करके और गैस में लिखा हुआ था, बच्चों ने जी पे ध्यान ही नहीं दिया था कि गैस है, सॉलिड वैसे होता है ड्राई आइस का। यही है, वो IQ टेस्ट करते हैं और क्या। यस सर, मतलब सिली मिस्टेक देख रहे हो सर, जी बस नहीं किसी ने अगर इग्नोर कर दिया होगा तो क्वेश्चन ही गलत था सर। जी थर्मो में बहुत यूज होता है, ग्रेफाइट और। यस सर। देखो कंपटीशन करके ये तो पता चल गया कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े इफेक्ट डालती, ये समझ आया सर। बहुत अच्छे से सर। वो 2020 का पेपर ये बताया कि मतलब छोटी छोटी बात पे ध्यान देना वो जरूरी है। नहीं, एक्चुअली में रियल लाइफ में भी आप देखना, छोटी छोटी बातें बहुत इफेक्ट करती, हमें कई बार इग्नोर हम कर देते हैं तो बहुत इफेक्ट होती है। जैसे आप किसी के घर जाओ और किसी बुजुर्ग से नमस्ते ना करो, फिर देखना आपकी क्या इज्जत होगी। तो आप उसे अगर साइंस के टर्म में देखोगे तो बहुत छोटी बात है, बट बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है आपके नेचर पे। तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे। हाँ, इसमें ये पूछता है कि दोनों गैस में कॉमन कौन सी गैस है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, ये पूछता क्यों है, क्योंकि ये बाद में ये मिक्स हो जाती है कि वाटर गैस में हाइड्रोजन था या प्रोड्यूसर गैस में था, है ना। सिंथेसिस गैस उसका नाम बदल देगा। वाटर में कई बार नहीं पूछता वो, क्योंकि वाटर से आपको अंदाजा लग जाता है H2 है। H2 है सर। हाँ, तो सिंथेसिस और प्रोड्यूसर पूछेगा वो, तो फिर उसमें पंगा हो जाता है कि भाई H2 था या N2 था, और जितनी बार इसको रिपीट करोगे ना उतना ही मिक्सअप होता चला जाएगा ये। अब ये कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन बन रहा है। अपोजिट आयन पे वाटर ऐड हो रहा है, एल्युमिनियम पे OH ऐड कर दो और हाइड्रोजन मीथेन कार्बन पे ऐड कर दो, तो इसे कहते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। आइड जहां लग जाए कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। आज लगता है कार्बन फैमिली नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है 5 लेक्चर में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं लगता खत्म हो गया। 5 लेक्चर मीन्स क्या ही है। यस सर। सर फिर आपकी क्लासेस भी नहीं लगेंगी।
क्लास लगेगी, डाउट क्लास लगाऊंगा ना, इसलिए तो वे डाउट सब छोड़ रखे होगे, छोड़ के रखो, कोई बात नहीं, कहां जाएगा, डाउट क्लास लगाएंगे। ये सर आप बता देना कौन कौन से टॉपिक का, तो रिवीजन भी हो जाएगा और डाउट भी पूछ लेंगे। हाँ वही करेंगे और क्या करेंगे, है ना भाई, इतनी मेहनत किए हैं तो वो बेकार थोड़ी ना जाने देंगे, इतने वेडनेसडे पढ़ पढ़ के तो सिलेबस किए हैं। यस सर, यस सर। तो मेरा अपना मानना है कि यार सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, एक बात आपके पास नॉलेज भी हो जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है बच्चे। यस सर, अपना 100% जब तक ना देना तो फिर सर रेग्रेट रहेगा बाद में कि नहीं दिया था, ये कर लेते, ये मिस्टेक हो गई थी। अपना बेस्ट दो, बाकी वाले के हाथ में छोड़ दो, है ना सर। और ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी मेहनत तो कर सकते हैं ना हम। यस सर। यस सर। सर जैसे अगर हम आपने बताया कि डाउट्स के लिए बुलाएंगे तो सर हमारे तो फिर AITS वगैरह भी सर उसके लिए ऑफलाइन ही पूछ करवा लेंगे। नहीं ऑफलाइन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो अब आ नहीं सकते ना बेटे, वो कहाँ आएंगे, PG लेंगे इतना पैसा, और अभी भी रिस्क कम नहीं हुआ है। दिल्ली और मुंबई जानते ही हो हमेशा ही उस जोन में रहेगा, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे बहुत सारे लोगों के जाना। सर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है आगे, और तो जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे सुनने में आ रहे हैं, अगर जो अभी केसेस चल रहे हैं जिस हिसाब से अगर वो रुके नहीं तो 101% एग्जाम जाएगा इधर उधर। तो जी मेंस का तो ले लिया सर, 4 बार जो होना था वो तो जैसे ले ही लिया। पता नहीं बेटे, होने को तो चुनाव भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस पता नहीं क्यों पढ़ाई के लिए ही सारी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता। पोस्टपोन करेंगे सर तो क्या पूरा साल ही रह जाएगा, कब फिर नया सेशन शुरू करेंगे, काउंसलिंग कब करेंगे? सर पोस्टपोन नहीं हो तो सही है, क्योंकि अगले बार होके खराब हो गया था सारा का सारा। होना नहीं चाहिए, लेकिन आपके और हमारे हाथ में तो नहीं है ना बच्चे। नेचुरल गैस में बस इतना याद रखना है कि मैक्सिमम परसेंटेज कौन सी गैस की होती है। कोल गैस में भी यही पूछेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज किसकी है। आप ये सब सोचो ही मत, आप दबा के 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करो, जब होगा तब दे देना, क्योंकि जो हमारे बस में नहीं हम उसके लिए अपना टाइम क्यों खराब करें, बता दो मुझे। अल्टीमेटली पेपर तो होगा ना। यस सर। बस जुनून के साथ पढ़ाई करो। ये परसेंटेज, नेचुरल गैस, कोल गैस, ये छोटे छोटे रटने वाले बायो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सब। बस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सिलिकॉन और सिलिकेट पे। ये नोट कर लिया ना जिनको भी करना था? यस सर। तो सिलिकेट होगा, फिर सिलिकॉन देखते हैं इसमें। सिलिकॉन्स नोट कर लो। ये आज तो नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा नोट करके जाओ, इसको समझाएंगे अगली क्लास में। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सिलिकॉन और सिलिकेट, दो टॉपिक आप अपने पैकेज में देखो। एक एक पेज का दोनों टॉपिक है, लेकिन उस एक पेज का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। सर एक डाउट था मेरा, सर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब ये नहीं कि अल्कीन या अल्काइन को फिर हम अल्केन में कन्वर्ट करना? नहीं नहीं, उसमें होता है बेटे एक कंप्लीट रिडक्शन और एक होता है पार्शियल रिडक्शन। अब आप जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो आपने हाइड्रोजन लिया, प्लेटिनम लिया या निकल लिया, जो भी लिया, तो वो कभी एल्कीन पे रुकेगी नहीं रिएक्शन, वो सीधा एल्केन पे जाएगी,
ठीक है, यस सर। इसे कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन आपको याद हो तो लिंड-अलार कैटलिस्ट करता था। यस सर, वो सीसॉ ट्रांस में जो करता था, तो वो है। जब आप ये कह रहे हो तो वो एल्केन में ही कन्वर्ट करना होगा। सर H2PDC हो तो मतलब जैसे कि बेंजल्डिहाइड में H2PDC डालें तो उसके बाद क्या करेगा सर वो? बेंजल्डिहाइड में H2PDC वो रिड्यूस कर देगा बेटे दोनों को, है ना। अगर आप लो टेम्परेचर लेते हो तो क्या करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो सबको रिड्यूस करके बैठ जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा और बेंजीन को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या कई बार ऐसे पूछता है कि प्रेफरेंसली वो किसको करता है। और सर उसमें था ना कि उसका मतलब बेंजल्डिहाइड जो मतलब H2PDC डाले उसका अल्कोहल बना हुआ था CH2OH। हाँ तो बेटे कीटो का रिडक्शन करवाया होगा ना। यस सर, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन, तो ये आपकी कॉपी में लिखवाया गया होगा। एल्डिहाइड से रिडक्शन करवा के अल्कोहल का प्रिपरेशन, तो उसमें कई सारे होंगे। आप देखना मैंने लिथियम एल्यूमिनियम H4 भी लिखवाया होगा, H4 भी है, NaETOH। हाँ ये भी लिखवाया होगा। तो वो एक रिएजेंट नहीं था, कई सारे रिएजेंट थे जो उसको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते थे। हाँ इसको नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, बस इतना ही है। ये तो आप आई थिंक नहीं भी बना पाएंगे, समझाएंगे तो होगा नहीं। आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे सिलिकॉन और सिलिकेट से। देखो पेज नंबर 123 पे दिया होगा सिलिकॉन और सिलिकेट। टोटल एक पेज, 2 पेज में है। 123, 124। सर अगर कहीं पे वर्ड Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.